वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें हम मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी, ये हम पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं विस्कोसिटी क्या बताया था आपको। तो विस्कोसिटी मैथमेटिकली जो है वो क्या लिखा जाता है, ऐसे म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने पिछले उसमें आपको बताया था। और जो डेफिनेशन थी वो आपको याद ही होगी, हमने 2-3 तरीके से इसको डिफाइन किया था। द प्रॉपर्टी विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड, ओके, और द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ वन लेयर अबव द अदर एडजेसेंट लेयर। ठीक है ना। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से डेफिनेशन की थी, जो आपको समझ में जिस तरीके से आपको अच्छा सुटेबल लगे उस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं विस्कोसिटी की। ठीक है। तो मैथमेटिकली जब हमने इसको लिखा था तो हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में है क्या विस्कोसिटी। ये एक्चुअल में शियर स्ट्रेस, जो मान लो हमने लिक्विड को फ्लो कराना है या फ्लो करना है, उसके लिए जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या उस पर हमें जो स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, शियर स्ट्रेस जो अप्लाई करनी पड़ेगी, वो कितनी करनी पड़ेगी यूनिट रेट ऑफ स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए। समझ रहे हो आप। तो इसको हम एक और नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डायनामिक विस्कोसिटी भी हम इसको बोलते हैं। यूनिट्स बताई थी जो आपको याद होंगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स, और इसको हम पॉइज से भी डिनोट करते हैं। और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है। फॉर कैलकुलेशन के लिए हम इसको जो न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको पॉइज में आपको इसकी यूनिट्स मिलेगी। एक चीज और आपको याद रखनी इसमें, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे। अगर मान लो किसी फ्लूइड को या लिक्विड को, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो पतला हो जाता है। पतला होने का मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, वो जल्दी फ्लो करेगा। गर्म करने पे वो जल्दी फ्लो करता है। ठीक है। लेकिन गैसेस के केस में ऐसा नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लो पूछते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड फॉर लिक्विड्स, rise in temperature will decrease in viscosity of the liquid। लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी घटती है। ठीक है। लेकिन गैसेस के केस में उल्टा है, अगर हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। अब ये आपके ऊपर, आपने फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। ठीक है ना। तो एक इसका मेरे को आप दो, ये आपको सर्च करना है कि ऐसा क्यों होता है। एक टाइप की और विस्कोसिटी होती है। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ ए फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर न्यू। सॉरी, इसमें क्या बताया है, इट इज द मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वाली जो बात करी थी डायनामिक विस्कोसिटी, वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ही थी। ठीक है। टू फ्लो, लेकिन इसमें एक चीज बताई कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको जो रेजिस्ट करे, उस विस्कोसिटी को बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना आप इसका। ठीक है। और किसी खास टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है। ये भी विस्कोसिटी, ये भी फ्लो को अपोज करती है,
लेकिन इसमें केवल हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज करें। डायनेमिक विस्कोसिटी में हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से फ्लो होने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपोज हो रहा है, इंटरनली उसको अपोजिशन मिल रही है, तो उस केस में तो सभी एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन इसके अंदर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको जो अपोज कर रहा है रेजिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, म्यू अपॉन रो, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अगर आप केवल याद रखना चाह रहे हैं, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाह रहे, तो केवल आप इतना जरूर याद रखना, जैसे इस डायनामिक विस्कोसिटी बताई थी, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसके बारे में अगर बताओगे तो क्या बताओगे, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो कम से कम इतना जरूर याद रखना आपने। तो म्यू अपॉन रो, तो इसके हिसाब से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट में बी also be defined as the ratio of dynamic viscosity of the fluid to the density of that fluid। तो ये डेफिनेशन भी चलेगी, अगर छोटा सा क्वेश्चन है 2 नंबर का तो ये भी चलेगी। ठीक है, अब इसको यूनिट क्या होंगी, अब म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। ठीक है, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इसकी यूनिट क्या थी डायनामिक विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब नीचे से इसको हमने डिवाइड कर दिया डेंसिटी से, तो केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखा तो न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब अपॉन केजी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब न्यूटन जो है वो उसका केजी से भी कोई रिलेशन है, ठीक है ना। न्यूटन कहां से आता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट एंड केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ये आपको ध्यान होगा, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है ना, ये इसकी न्यूटन होती है, न्यूटन फोर्स की यूनिट है या वेट की यूनिट है। ठीक है ना, तो न्यूटन जो है वो mg के बराबर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो kg पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको मैंने क्या किया है, s अपॉन मीटर स्क्वायर को s अपॉन m कर दिया और kg को इधर ले आया, s अपॉन kg इंटू kg, s अपॉन kg इंटू m, और मीटर क्यूब के नीचे एक m मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे m ले आया। तो काट कूट के जो ये है, जैसे मीटर से ये कटेगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या बचा, s से ये कटा तो 1 सेकंड बचा। ठीक है, kg मीटर से kg मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगी यूनिट बचेगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसकी SI यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, ये आप याद रखना। अब इसकी भी जो कैलकुलेशन के लिए एक और यूनिट यूज करते हैं, वो बोलते हैं स्टोक्स। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 स्टोक्स, और 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आप रिलेशन जो ना आपको याद रखना है। ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सके दूसरी फॉर्म में। आल्सो 1 स्टोक इज इक्वल टू 100 सेंटी स्टोक, तो कई बार क्वेश्चन में सेंटी स्टोक में भी आ जाती है इसकी यूनिट, तो इसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। एंड 1 सेंटी स्टोक इज इक्वल टू 1/100 स्टोक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में बताया है, तो उम्मीद यही है कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स। तो इसको अगर डिफाइन करें तो वो कैसे करते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड टू अंडरगो ए चेंज इन इट्स वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर। यानी कि किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिसकी वजह से वो अपनी वॉल्यूम चेंज कर सकता है या कर लेता है जब उस पर बाहरी फोर्स या प्रेशर लगाया जाए। ठीक है, जैसे गैसेस के केस में तो हम आराम से देख सकते हैं, जब हम गैस को हम प्रेशराइज करते हैं तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ये आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, लिक्विड्स में थोड़ा कम होता है,
थोड़ा क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है कंप्रेसिबिलिटी, उसको हम फोर्स कितना ही लगाएं हमें विजिबल नहीं होगा कि उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा चेंज हुई है। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड टू अंडरगो ए चेंज इन इट्स वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड। बल्क मॉडुलस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये उसका रेसिप्रोकल है। और बल्क मॉडुलस क्या है उसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये आपको याद आ गया होगा। अब इसको और थोड़ा हम देखते हैं इनका लिंक क्या है, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी आपस में कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर लेते हैं, उसके अंदर हमने गैस भर दी और उस पर पिस्टन हम लगा देते हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं। और उस पिस्टन पे मान लो हमने प्रेशर लगा रखा है P, यानी कि जो गैस सिलेंडर के अंदर है उस पर प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर है P। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। और उस प्रेशर पे जो वॉल्यूम है गैस की वो मान लो वो है V उस टाइम पे। ठीक है, अब सपोज हमने प्रेशर जो है उसका बढ़ा दिया, तो प्रेशर मान लो हमने dP प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर कितना हो गया? P प्लस dP। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है इस गैस का तो पिस्टन जो है वो आगे मूव करेगी। अगर आगे मूव करके आ गई है पिस्टन तो सपोज वो यहां पर आ गई है हमारी पिस्टन। ठीक है, अगर पिस्टन यहां पर आ गई है तो ये वॉल्यूम कम हो गई। अब पिस्टन के आगे वॉल्यूम इतनी है तो वॉल्यूम कम हुई। सपोज वो कम जो हुई वॉल्यूम वो है मान लो dV। चेंज इन वॉल्यूम जो आया मान लो वो dV हो गई। तो अब वॉल्यूम कितनी हो गई? V माइनस dV। ठीक है, पहले प्रेशर P था उसको हमने बढ़ा दिया, dP प्रेशर ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, उसकी वजह से जो वॉल्यूम कही वो dV कम हो गई। तो अब जो फाइनल प्रेशर है वो P प्लस dP है और वॉल्यूम है वो V माइनस dV है। ठीक है, अब इंक्रीज इन प्रेशर कितना है? वो है dP। इंक्रीज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो P प्लस dP माइनस P इज इक्वल टू dP। डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या? V माइनस D। तो कितना हो जाएगा? dV। ठीक है ना, ये हो गया डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? हमने बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन याद होगा वो क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा dV अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है, तो इसके यहां पर हम लेते हैं नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम। अब बल्क मॉडुलस पे क्या क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस का फार्मूला क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना? जो प्रेशर इंक्रीज हो वो स्ट्रेस होगी इसकी, dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV अपॉन V। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला। अब ये क्या है? अब अगर हम इसको देखें, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें 1 अपॉन K क्या हो जाएगा? dV अपॉन V अपॉन dP। ठीक है, तो ये क्या चीज है? चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर। तो यही हम कह रहे थे ना। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या कह सकते हैं? अब कंप्रेसिबिलिटी, ये क्या है? कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस तो हमारा ये आ गया था। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये इसका लिंक बनता है बल्क मॉडुलस से। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज
द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये आपको याद रखना है। अब इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। क्या? जो बल्क मॉडुलस है किसी फ्लूइड का वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट। तो क्या है कांस्टेंट? तो क्या होता है, ये इंक्रीज करता है किसके साथ? प्रेशर के साथ, ठीक है। बल्क मॉडुलस इज नॉट कांस्टेंट। बल्क मॉडुलस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रेशर लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो उसकी जो है जो बल्क मॉडुलस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे उनके रेजिस्टेंस टू फोर्स या प्रेशर वो भी बढ़ता जाता है। इसलिए बल्क मॉडुलस जो है वो धीरे धीरे कम होता है, सॉरी इंक्रीज होता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है। दूसरा टेम्परेचर का। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन। बल्क मॉडुलस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मान लो एक नंबर में पूछ लें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड का बल्क मॉडुलस जो है वो घट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब इसी के हिसाब से आप कंप्रेसिबिलिटी को भी कर सकते हो। अब जो बल्क मॉडुलस के साथ है वो उसका उल्टा कंप्रेसिबिलिटी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे क्या होगा? जैसे बल्क मॉडुलस तो बढ़ रहा है ना प्रेशर के साथ, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? वो घटेगी प्रेशर के साथ, ठीक है ना। 1/K विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। 1/K विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी इसका उल्टा है। ठीक है, इसको ये पॉइंट याद रखना। थोड़ा क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के पॉइंट होगी, उसे आपको बता रहा हूं मैं। तो ये हो गई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है बच्चों। और दो चीजें इसमें और आपको बता दूं मैं बल्क मॉडुलस में, कि जो वाटर है उसका बल्क मॉडुलस कितना होता है, ये भी याद रखने वाली चीज है। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर ये होता है 2.07 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट आप याद रखना है इसकी। अब बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कंप्रेसिबिलिटी की क्या यूनिट हो जाएंगी? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, याद रखना। ये इसकी यूनिट होंगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। बल्क मॉडुलस से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, और एयर की जो बल्क मॉडुलस है वो कितना होता है? 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाटर का हो गया और ये एयर का हो गया, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन को? द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड in contact with a gas such that contact surface behaves like a stressed membrane, ठीक है। अब जैसे पानी है, अगर उसको पानी को हमने एक कंटेनर में डाल दिया है और उसकी सरफेस को हमने फ्री छोड़ दिया, तो उस सरफेस के ऊपर गैस कौन सी? एयर होगी, ठीक है ना।
एयर के कॉन्टेक्ट में, तो जो उसकी सरफेस जो है वो पानी की एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी। वो कैसे, आप उस फेनोमेना को कैसे जान सकते हो? आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर कई बार आपने देखो धूल मिट्टी के कण भी तैरते रहते हैं, कुछ छोटे मोटे तिनके भी तैरते रहते हैं, या मच्छर जो बैठे हैं वो डूबते नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उस जो सतह है, जो सरफेस है पानी की, वो थोड़ा सा उसमें अंदर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, थोड़ा स्ट्रांग हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, ठीक है ना, ताकि वो हल्के फुल्के पार्टिकल्स को होल्ड कर पाती है इसी वजह से, ठीक है ना। तो जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो टेंशन में है, उसकी जो थिन फिल्म जो सरफेस की, वो टेंसाइल फोर्स क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन, ठीक है। द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द गैस सच दैट द कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। होता क्यों है ये? इट इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, कोहेसिव प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के हैं वो एक दूसरे की तरफ खींचे रहते हैं, जुड़ा रहता है लिक्विड, ठीक है ना। और इसकी यूनिट क्या रहती है? ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड सरफेस, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, सपोज ये लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड है और इसकी ये फ्री सरफेस है, लिक्विड यहां से यहां तक लिक्विड है और इसकी फ्री सरफेस है, जो एयर इधर जहां है वो एयर है, एयर इसके कांटेक्ट में है। अब जो लिक्विड जो इकट्ठा है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से है। सपोज एक मॉलिक्यूल ए है, ये यहां पर पानी के अंदर है वो, तो उस पर जो चारों तरफ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगाते रहते हैं। तो इस मॉलिक्यूल पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी, इस तरह से, ताकि जो नेट फोर्स जो ए पे जो एक्ट करेगा, चारों तरफ फोर्स लग रहे हैं, खींच रहे हैं उसको, तो चारों तरफ बराबर फोर्स हो गए तो वो नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा ए पे, ठीक है। अब अगर बी की बात करें तो ये थोड़ा सरफेस के कॉन्टेक्ट में है ये मॉलिक्यूल, अब इस पे नीचे फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, लेकिन इधर जो फोर्स लगाने वाले मॉलिक्यूल्स वो दूसरे हो, वो गैस के, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी एफिनिटीज के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इधर भी फोर्स लग तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा फोर्स नहीं है। तो नेट जो फोर्स लग रहा है मॉलिक्यूल बी पे वो लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस सी मॉलिक्यूल और लेते हैं, इस पे भी फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ इसके ऊपर गैस है, वो इतना फोर्स अपनी तरफ नहीं लगा पा रही, तो इसमें भी जो नेट फोर्स डाउन है वो डाउनवर्ड ही है, ठीक है ना, अनबैलेंस हो गया ना यहाँ पे। इसमें तो चारों तरफ लिक्विड के थे मॉलिक्यूल्स, वो बराबर फोर्स लगा रहे थे, इसमें इधर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं, ऊपर गैस के, गैस में इतने ताकत नहीं है गैस के मॉलिक्यूल्स में ऊपर खींचने की, तो इस वजह से जो नेट फोर्स है वो इनमें डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसके सरफेस के कॉन्टेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है नेट, इसकी वजह से जो ये सरफेस है वो, अब ये इधर भी खींच रहे हैं, ये इधर भी खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो थिन सरफेस है, थिन फिल्म बन रही है जो इसकी लिक्विड की, वो टेंशन में आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे थे वो नीचे की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी की वजह से ये सरफेस जोड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और इसके ऊपर हल्की फुल्की जो चीजें हैं वो तैरती रहती है, समझ रहे हो आप। तो ये है सरफेस टेंशन। तो बच्चों आज हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन, ये 3 प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है। इसको आप एक बार फिर देखिएगा, समझो, और कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।